अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है फैसला आपका और मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, माली साल 2021-22 के लिए बजट की मंजूरी और बजट की मंजूरी के बाद जो एक बहुत बड़ा पहाड़ समझा जा रहा था इस हुकूमत के लिए, बजट पेश होना, उसका मंजूर होना और उसके बाद वजीर आजम का खिताब। आज वजीर आजम इमरान खान का पार्लियामेंट से खिताब रहा। इंतहाई पुरसुकून और खुशगवार माहौल में ये खिताब रहा, जिसके लिए कल से कोशिशें की जा रही थी और खबरें थी कि स्पीकर ऑफिस जो है वो काफी मुतहर्रिक है। अपोजिशन से बात भी की गई, उनके रहनुमाओं से कहा गया कि वजीर आजम के खिताब के दौरान कोई रखना ना डाला जाए और अपोजिशन का सिर्फ एक ही बात उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करता है वजीर आजम के खिताब के ऊपर। अगर उन्होंने अपोजिशन के ऊपर बेजा तनकीद नहीं की तो वजीर आजम के खिताब को सुना जाएगा और पुरसुकून तरीके से सुना जाएगा। और आज हमने पूरे खिताब के अंदर भी देखा कि वजीर आजम ने अपनी जो विजन है बजट को उसके हिसाब से लेकर चलने के हवाले से जो भी इक़दामात रहे और इस वक्त खारजा पॉलिसी के हवाले से भी बात की, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी बात की। इंतखाबी इस्लाहात पे तो उन्होंने अपोजिशन को आज दावत दी एक बार फिर कि आए और आकर इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर जो है मिलकर काम करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो पिछले एक आध हफ्ते से हम देख रहे थे मुअज़्ज़िज़ ऐवान के अंदर, और उसका रेप्लिका जो है वो दीगर सूबाई असम्बलियों के अंदर भी नजर आ रहा था। अगर यही अफाम व तफहीम, अगर यही बुर्दबारी, अगर इसी बड़ेपन का कह लें या एक कंसेंसस का या एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मामला जो है वो पहले लेकर चला जाता, हुकूमत लेकर चलती, क्योंकि हुकूमत का काम है पार्लियामेंट को, पार्लियामान को, पार्लिमानी जो प्रोसेस है उसको आगे लेकर चलना। और दुनिया भर में अपोजिशन जो है उसके ऊपर तनकीद करती है। अगर ये हिकमत अमली पहले, ये फिजा, साजगार फिजा पहले बनाई गई होती तो ना इस्लामाबाद में, ना ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बजट की कॉपियां एक दूसरे के ऊपर मारी जाती, सैनिटाइजर की बोतलें चलती, ना ही बलूचिस्तान असेंबली का दरवाजा बख्तरबंद जो है वो तोड़ती, ना ही सिंध असेंबली के अंदर जो है कोई अलामती जनाजा निकाला जाता जमहूरियत का। ये सारी चीजें पाकिस्तानियों ने देखी और दुनिया भर ने देखी, जिस पर हमें बहुत 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 अफसोस हुआ। बहरहाल आज का दिन ये जो हिकमत अमली थी, सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूं। इस वक्त इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है फैजुल्लाह कमोका साहब ने। आप पार्लियामेंटेरियन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। और प्रोग्राम में कैसर अहमद शेख, मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियन, और सेनेटर बहरामन तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। फैजुल्लाह कमोका साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं। सबसे पहले जो आज ऐवान की कार्रवाई देखी गई, वजीर आजम की स्पीच देखी गई और बहुत अच्छा लगा वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, जो भी बात कर रहे थे, और अपोजिशन थी नहीं थी, खामोश थी, ये सारी बुर्दबारी ये पहले भी की जा सकती थी, ताकि जो बजट जिस बात के लिए था आप मौका देते अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन को सुनने का, तो उनको भी शिकायत नहीं होती। कमोका साहब। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में मुझे बात करने का आपने मौका दिया है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अल्लाह का शुक्र है। मैं खुद आपकी इस बात का दिल से हिमायती हूँ और हमेशा से मेरा अपना कंडक्ट भी यही रहा है। पार्लियामेंट से कोई ऊपर इदारा इस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो है हमारे मुल्क का सबसे मुकद्दस इदारा है और हमें बीइंग पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे अच्छी रिवायात कायम करनी चाहिए। हमें वहाँ पे ऐसा एक दूसरे के साथ सलूक करना चाहिए जो काबिल रश्क हो। हम लाखों लोगों की, हर शख्स एक जो MNA है वो कोई 9 से 10 लाख लोगों के हल्के की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे पहुंचा है। तो मेरे ख्याल में आज का दिन बड़ा जबरदस्त रहा। मैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट के तमाम अरकान को और तमाम पार्टीज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा जो आज इमरान खान साहब ने तकरीर की है, ये तारीख में याद रखी जाएगी। और जिस तरीके से उन्होंने आज के हालात के ऊपर रोशनी डाली है, और कोई भी जो है वो मामला ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने इजहार ख्याल नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने अपोजिशन को दावत दी कि आप आए, हमारे साथ बैठें,
یہ جو ہر دفعہ ہر الیکشن کے بعد الیکشن چوری ہونے کی بات ہوتی ہے، آئیے مل کے اس کو ختم کرتے ہیں، آئیے الیکشن کو شفاف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کے اوپر ہم آتے ہیں، پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کے اوپر آتے ہیں۔ پہلے ذرا میں اس وقت بہرمن تنگی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج جو ماحول رہا ایوان کا بہت اچھا خوشگوار رہا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے جو دھنگا مشتی جاری تھی، ایک دوسرے میں عدم برداشت کا جو ایک رویہ دیکھنے میں آیا، اسپیکر ہاؤس کل سے متحرک رہا۔ یہ چیزیں پہلے بھی کی جا سکتی تھیں، ضروری تھا کہ آج ایک وزیر اعظم کے خطاب کو ہی لے کر یہ چیزیں جو ہے یہ اقدامات کیے جاتے، یہ اچھی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی۔ حکومت کا فرض تھا آگے لے کے چلنا، اور آپ کا بھی، اپوزیشن کا بھی، کیونکہ اپوزیشن ظاہر ہے پوری دنیا میں اپوزیشن کرتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر تو سم تھنگ ڈفرنٹ نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے کہا کہ ایک ہفتے سے بہت ماحول خراب تھا، بہت گرم تھا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 سالوں سے پارلیمانی روایات کو بلڈوز کر رہا تھا۔ 3 سال سے پارلیمان کو وہ توقیر نہیں دی گئی تھی حکومت کی طرف سے۔ 3 سال سے پرائم منسٹر صاحب نے اپوزیشن سٹیٹس کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ 3 سال سے پرائم منسٹر نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اور یہی او فیلیور ہے اس وزیر اعظم کی اور اس حکومت کی کہ 3 سال کو ضائع کیا گیا۔ ورنہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تو 3 سال پہلے کھڑے ہو کے کہا کہ آگے بڑھو، ہم آپ کا ساتھ ہیں۔ میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا، اسی طرح تمام اپوزیشن جماعتوں کی لیڈرشپ نے کہا کہ ہم نے اس مقصد کے لیا ہے کہ وی وانٹ ٹو سپورٹ یو، لیکن انفارچونیٹلی پرائم منسٹر صاحب نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا اور اس نے 3 سال ضائع کیا۔ آج اگر پرائم منسٹر اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے ہم سب مل کے، اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے میں پرائم منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پارلیمانی روایات میں، ڈیموکریٹک سسٹم میں، حکومت اپوزیشن کی سپورٹ کے بغیر کانٹ موو اے سنگل سٹیپ، آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں۔ تو آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ملک کو ترقی دوں گا، میں اکانومی کو ٹھیک کروں گا، میں گورننس کو ٹھیک کروں گا، میں ہمسائے ممالک کو میسج دوں گا کہ ہم سب ایک ہیں؟ جب تک آپ اپوزیشن کی سٹیٹس کو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، تو پھر جو باتیں کی آج، میں آج سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران ان تمام باتوں سے پیچھے ہٹیں گے۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر، میرا 41 سال پولیٹیکل کیریئر ہے پیپلز پارٹی میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو مضبوط کرنا، پارلیمان کو توقیر دینا اور پارلیمانی روایات کو مضبوط بنانا، یہ پرائم منسٹر اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے، تب یہ ممکن ہے۔ لیکن جب بھی کوئی کمیٹی بنتی ہے، عمران پہلے تو آتے نہیں ہیں، اور اگر آتے ہیں تو اپنی اسپیچ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم آج بھی ویلکم کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو آج محسوس ہوا کہ میں نے 3 سال ضائع کی، پارلیمانی روایات میں اپوزیشن کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، ان کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، میں نے اس کی سٹیٹس کو تسلیم کرنا ہوگا، اور پھر آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ کیا ہمیں قیصر شیخ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، کر لیا ہے؟ ٹھیک ہے، قیصر شیخ صاحب، وہ جو ایک ہفتے سے اور اس سے پہلے سے بڑا ایک بات ہو رہی تھی کہ بجٹ آئے گا، بجٹ جو ہے یہ حکومت بنا نہیں سکتی، حکومت نے بجٹ بنا بھی دیا، بجٹ پیش بھی کر دیا، اور آپ کے تو نمبرز بھی پورے نہیں تھے۔ آپ کل جو ایوان میں دیکھا گیا، صرف 2 ممبرز ہیں پیپلز پارٹی کے نہیں تھے، آپ کے تو 14 ممبر غائب تھے۔ پھر آپ اے پی سی کی بھی بات کرتے ہیں، پھر آپ پی ڈی ایم کی بھی بات کرتے ہیں، تو کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے سب سے بہتر جو موقع ہوتا ہے وہ اس کے بجٹ کو کامیاب نہ ہونے دیتا ہے۔ وہاں تو آپ لوگ تھے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب حقیقتاً کوئی چیلنج نہیں ہے حکومت کے لیے۔ قیصر شیخ صاحب، دیکھیے، بات یہ تو آپ صحیح درست کہہ رہے ہیں کہ کچھ ممبر ہمارے کل نہیں تھے اور ان کو موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے محسوس چیک بھی کیا کچھ جینوئن ریزن بھی تھے جس کی وجہ سے کچھ ممبران نہیں آئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ بجٹ کا دن بہت اہم ہوتا ہے اور تمام ممبران کو اپنی پریزنس جو ہے وہ ایشور کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بجٹ پہ ہم سب نے، تمام پارٹیوں نے تھریڈ بیئر ڈیبیٹ کی اور حصہ لیا، اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔
दिया। और इसी तरह होता है बजट में कि हर एक को मौका मिलता है, तो वो जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो हर पार्टी अपना अपना और हर मेंबर अपना अपना इजहार करते हैं। ये जरूर आप दुरुस्त कह रहे हैं, अगर आपने नोट किया कि हमारे कुछ मेंबर नहीं थे तो ये हमने भी नोट किया और हमें भी महसूस हुआ ये उनको प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपने नोट किया तो क्या पार्टी लेवल पे इसका नोटिस लिया गया? अब पार्टी की महसूस किया खाली? देखिए, पार्टी की मीटिंग होगी इसके बाद, तो हम उसमें इजहार करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बात करेंगे कि क्यों मेंबर नहीं थे, उनकी वजह क्या थी। कोई ना कोई अगर जेन्युइन वजह होती है फिर तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज तो तमाम मेंबरान को यही सीरियसनेस होती है और ये बजट में हाजिरी होना जरूरी होता है, मैं ये महसूस करता हूँ। ठीक, मतलब ऑपोजिशन लीडर आज भी नहीं थे। कल तो ज़ाहिर कि वो इंतकाल मेरे ख्याल से कोई करीबी इंतकाल हो गया है, ये उनके कजन का, और वो कोई उनके साड़ू भी थे, तो उनका इंतकाल हुआ है। तो वो भी जो फैमिली के मामलात होते हैं, आपको पता है, वो भी बहुत जरूरी होते हैं हमारे यहाँ, उसको महसूस किया जाता है। और शायद खाकान अब्बासी भी कल कोई एहतसाब अदालत में गए हुए थे, तो उसमें उनका कोई केस लगा हुआ था, तो उस वजह से वो कल भी नहीं आ सके। तो ये मामलात भी तो होते हैं, जेन्युइन रीजंस होती है। लेकिन शेख साहब यहाँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल को आगे लेके चलने की बात हो रही है, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, इससे बड़ा कोई मौका नहीं होता। कमी महसूस की गई इस वक्त, कल भी और आज भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। मैं तो खुद, ये मुझे भी एहसास है। देखिए, मैं पिछले बजट में मेरी सगी चची का इंतकाल हो गया उस बजट वाले दिन फैसलाबाद में, और मैं इस्लामाबाद था, तो मैं वहाँ नहीं गया, मैंने बजट में यहाँ रहा। तो हम तो बड़ी इंपॉर्टेंस महसूस करते हैं, और मैं अपने मेंबरान से भी ये तवक्को करता हूँ कि हर मेंबर को बजट वाले दिन इन पर्टिकुलर, तो अगर कोई बहुत ऐसी बात हो जो कि नागुज़ीर है, उसके अलावा यहाँ प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है। मैं इस बात से मुतफिक हूँ। जी ठीक। फैजुल्लाह साहब, अब बजट इज ओवर नाउ, ये बताइए कितना कंफर्ट जोन है हुकूमत के लिए, क्योंकि अब आपके लिए अगर कोई ऑपोजिशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी कारकर्दगी है। कितना सीरियस है इसको लेकर, कितना कंसर्न है? आप भी अपने हल्के में जाते होंगे। महंगाई, आज पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बढ़ने की दोबारा बात हो रही है। बजट के आने के बाद ये दूसरी दफा इजाफा होगा पेट्रोल प्राइसेस के अंदर, जहां एक तरफ हुकूमत क्लेम कर रही है कि ये टैक्स फ्री बजट है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 15 दिन के अंदर 2 मरतबा जो है वो कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, जो भी समरी इस वक्त गई हुई है। तो ये किस तरह का रिलीफ हुआ और कितनी मुश्किल होगी फिर आपकी गवर्नेंस? देखिए शहजाद सुल्तान साहब, मैं अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं 3-4 मिनट में अपनी बात को समेटूंगा। सबसे पहले तो मैं अपने भाई बहरामन तंगी साहब से गुजारिश करूंगा, सेनेटर हैं और हमारे सीनियर भी हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। जितना उन्होंने एक्सपीरियंस बताया है, शायद मेरी उतनी एज है, तो उनसे गुजारिश है तंगी साहब से कि अपनी मोहब्बत के दामन को आज के दिन के लिए वसी करें। आज सब पार्टियों ने चूंकि एक बड़े ही अच्छे माहौल का, डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है, तो अब हमें आज के दिन कम से कम ऐसी तल्ख बातें नहीं करनी चाहिए। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तमाम पार्टीज को दावत दी है कि आप आएं, हम सब मिलकर साथ चलते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं। तो अब उनकी नीयत पे शक ना करें, आप उन्होंने जो दावत दी है उस दावत को खुले दिल के साथ कबूल करें और बैठे गवर्नमेंट पार्टी के साथ। अच्छा, अब आपने जो सवाल किया है वो बजट के हवाले से और महंगाई के हवाले से, इमरान शहजाद साहब, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तो हम अपने मुल्क के लेवल पे उन चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्नेंस से उन चीजों को सही किया जा सकता है, और अगर उनको ना करें तो शायद वो हमारी कोताही होगी। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे पेट्रोल की कीमतें हैं। तो इस वक्त जो जैसे जैसे पेंडेमिक का दुनिया से खात्मा हुआ है, वैसे वैसे दुनिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती गई और पेट्रोल की जो डिमांड है उसमें इजाफा होता गया और आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है अपना रेवेन्यू, जो लेवी की शक्ल में लिया जाता रहा है हमेशा से। तो इस वक्त कम तरीन सतह पे है जो लेवी इस वक्त इम्पोज की गई है पेट्रोल प्राइसेस के साथ। तो देखिए, मुल्क को चलाना है, और आज इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में बड़े वाज़ेह लफ्जों में ये बात कही कि जब तक हम टैक्स नहीं देंगे, जब तक हमारे वो लोग
جو امیر طبقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور جنہوں نے پچھلے 3 سال کے جو ہماری اکنامک ریفارم سے فائدہ اٹھایا ہے اور انہوں نے اپنے بزنس میں بہت پیسہ بنا سکے گا تب سنیں میں وہی اسی چیز کو میں سے کنکلوڈ کر دوں کہ اسی وقت جو ہے ملک آگے چل سکے گا. لیکن اگر ہم سارا کا سارا انٹرنیشنل اس کے اوپر رکھیں گے تو پھر حکومت نے بھی تو مینیج کرنا ہے. ریلیف جو دینا ہے وہ حکومت نے ہی دینا ہے اور مہنگائی جو اس وقت ہے وہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوگی اس حکومت کے لیے. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے مجھے, بریک کے بعد دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپوزیشن کو دعوت دی کہ آئیں اور انتخابی اصلاحات کے اوپر جو ہے وہ مل بیٹھ کر بات کریں, کیونکہ 1970 کے بعد سے جتنے بھی الیکشن ہوئے وہ متنازع کہے جاتے ہیں. کوئی جو ہے اپنی ہار کو قبول نہیں کرتا, تسلیم نہیں کرتا. فضل اللہ صاحب کتنا ضروری ہے اس کے اوپر کوئی کنسنسس آنا, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونا, اور جو اپوزیشن کے جو اس وقت خدشات ہیں ان کو حکومت کس طرح سے لے رہی ہے؟ دیکھیے, اس میں آپ نے الیکشن ریفارمز کی بات کی ہے تو آج وزیر اعظم پاکستان نے بڑا کھل کے دعوت دی ہے اپوزیشن کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی جو ریفارمز ہم نے پہلے کی ہیں ہم ان کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں. آپ آئیں, ٹیبل پہ بیٹھیں, کوئی آپ کے پاس الٹرنیٹ سولوشن ہے جس کے اوپر تمام پارٹیز متفق ہو جائیں, اعتماد ہو جائے سب کا اس سسٹم کے اوپر, ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے اس کے اوپر, تو اس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار ہیں. اور آج انہوں نے اپوزیشن پارٹیز کو کھلے دل کے ساتھ دعوت دی ہے. اب جو میرے آنریبل پارلیمنٹیرینز میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بھی اپنی پارٹی لیڈرشپس کے ساتھ بات کریں, اور ان کی لیڈرشپ سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ٹیبل پر بیٹھیں. دیکھیں اس وقت جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اور جو حالات آگے ہم فورسی کر رہے ہیں افغانستان کے وجہ سے جو مشکلات ہمیں آگے آتی بھی نظر آ رہی ہیں, تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ تمام پارٹیز کی جو قیادت ہے وہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے اور بیٹھ کے تو اس ملک کے مفاد کے اندر فیصلے کریں. آج عمران خان صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. انہوں نے آج صحیح معنوں میں جو ایک پاکستانی ایک مسلمان کے دل کی باتیں ہیں انہوں نے آج وہ اسمبلی کے فلور پر کی. انہوں نے یہ بالکل واضح لفظوں میں یہ میسج دے دیا ہے کہ ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے, ہم ایک خوددار قوم ہیں. ایک خوددار قوم کے خوددار لیڈر کی آج انہوں نے تقریر کی ہے. میں ان کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں پہلے بھی شکریہ ادا کر چکا ہوں اپوزیشن کا, پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, پھر دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے تعامل سے. تنگی صاحب, اب خان صاحب نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہم اپنی کوئی چیز جو ہے وہ لادنا چاہ رہے ہیں, وہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے تو آپ لے کر آ جائیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ساری کی ساری دھاندلی جو ہے وہ ووٹ پڑنے کے بعد اور اعلان ہونے کے درمیان ہوتی ہے, اور اس کا واحد حل جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے, EVM, جو اس وقت جس کے اوپر آپ کے اعتراضات ہیں. آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے پہلے, یا آپ ریجیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو؟ دیکھیے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں 1973 کنسٹیٹیوشنز کی طرف. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب 1973 کنسٹیٹیوشن کے لیے پارلیمنٹ کے فلور کو استعمال کیا تو اپوزیشن کے تعاون سے یہ سب کچھ ممکن ہوا, اور 1973 کنسٹیٹیوشن پہ تمام اپوزیشن لیڈرشپ کے سگنیچر موجود ہے اور یونانیمسلی پاس ہوا. اور پھر جب 18 امینڈمنٹ کا وقت آ گیا تو آپ کو یاد ہے, اور میرے خیال میں میرے تمام دوستوں کو, شیخ صاحب کو اور میرے بھائی کو بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ ہماری میجورٹی نہیں تھی, لیکن تقریباً 17 جماعتوں کی لیڈرشپ کے سائن موجود ہیں, پارلیمان سے باہر, پارلیمان کے باہر اندر, اور تب اس پہ تقریباً 2-3-4 مہینے ڈیبیٹس ہونے کے بعد 18 امینڈمنٹس وجود میں آ گئے, اور پاکستان کے تمام صوبوں کو ان کے وسائل کو ان کے عوام پہ خرچ کرنے کا موقع ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور شہید بی بی اور پھر جناب آصف علی زرداری صاحب کا یہ جو پارلیمانی روایات کا جو سیاست ہے, میری بی بی نے سو مینی ٹائم آپ
आवाज इस वक्त रابطہ जो है वो जी रابطہ हमारा मुनक़ता हुआ। कैसर शेख साहब, अब जाहिर है कि वो एपीसी आप लेकर चलें, आप पीडीएम लेकर चलें, वो जो मोमेंटम था पीडीएम का वो इस वक्त मौजूद नहीं है, और 3 साल के बाद अब जाहिर है कि 2 साल बाद इलेक्शन भी है, तो क्यों इस वक्त फोकस नहीं किया जा रहा उस जड़ के ऊपर अगर काम किए जाए जो हमेशा से मुतनाज़ बना देती है इलेक्शन को, रिफॉर्म्स के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से? जी, एक अच्छा मौका दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान देखिए, हम तो पहले दिन से इनसे यही कह रहे थे, क्या उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात मियां शहबाज शरीफ साहब ने की और बिलावल भुट्टो साहब ने की, मैं अपने हर प्रोग्राम में ये कहता रहा कि आओ बैठो मुल्क के मफाद में, उसके बगैर नहीं चल सकता अगर आप मफाहमत नहीं करेंगे और मिलजुल के संजीदा टाक नहीं करेंगे। हर मौके पे हमने कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब कभी अपोजिशन लीडर के साथ भी नहीं बैठे। ये आपने कोविड के सिलसिले में भी देखा कि ऑल द वे शहबाज शरीफ साहब वहां से आए और जो मीटिंग में अटेंड करने के लिए आए और उस मीटिंग में इमरान खान साहब अपनी बात करके उठ गए। आज देखिए, अगर 3 साल बाद उनको रियलाइज हुआ है कि वो अकेले नहीं चल सकते और सही रियलाइज हुआ है, तो मैं उनको वेलकम करता हूं, मैं अच्छी बात करता हूं। उन्होंने तो पहले ही फैसला कर लिया कि हम जो है इलेक्शन की रिफॉर्म करके उन्होंने जो है उस पर असेंबली में ले आए, उसको पास कर दिया। आज उनको अगर रियलाइज हुआ है कि हम दोबारा उस पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं, तो अपोजिशन तो बिल्कुल लाजमी तौर पे तैयार है। हम तो समझते हैं कि इलेक्शन के रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन उसके पहले फैसला नहीं हो जाना चाहिए। होता क्या है पाकिस्तान में इमरान के मुशर्रफ साहब के दौर में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक टेलीफोन किया और उसके बाद हमने फैसला कर लिया कि हम पत्थर के दौर में नहीं जाएंगे और हम ऑल आउट अमेरिका की सपोर्ट करेंगे, एक टेलीफोन कॉल पे। आज इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया कि हम अड्डे नहीं देंगे यहाँ पाकिस्तान में। अब बताइए कि ये सारे फैसले, वैसे आप पार्लियामानी रिवायात की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट का मकसद क्या है? अगर फैसले उन्होंने खुद कर ही लिए हैं, अब ये फैसला करके बैठे हैं, अब जब ये डिबेट ही नहीं होगी, इतना बड़ा क्रूशियल फैसला है जो 22 करोड़ लोगों पे जिनका असर होना है और इम्पैक्ट होना है। हमारे वक्त में यही बात आई यमन के लिए सऊदी अरेबिया ने उस वक्त कहा कि आपने अपनी फौजें यहाँ भिजवाएं। उस किस्म की बात जो हुई, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वो पूरा असेंबली में कितने दिन डिबेट हुआ और पार्लियामेंट में डिबेट हुआ और फैसला तब हुआ जो कि मुल्क के मफाद में फैसला। आज मुझे इमरान मेरी बात मुकम्मल होने दे, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा क्रूशियल फैसला, आज वो कह रहे हैं जी हाँ ये बैठिए, किस चीज पे बैठे, किस छोटे छोटी बातों के लिए तो बैठे। फैसला ये मामूली बात नहीं है जो फैसला किया है, एक इतनी बड़ी दुनिया की पावर है, उससे आपने फैसला खुद करके, एक शख्स ने फैसला कर लिया कि वो जो है हम अड्डे नहीं देंगे। मैं भी ये नहीं कहता कि मैं अड्डों के फेवर में हूँ, लेकिन ये तमाम उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके रिपरकशंस, जो कुछ होने वाला है इस पूरे रीजन में, जो आने वाला अभी कमोका साहब ने जिसका जिक्र किया, तो ये तमाम दिमाग जो कलेक्टिव विजडम है वो ज्यादा बेहतर होता है। हमारा मसला यही है कि हमको एक शख्स अकले कुल बन जाता है, और प्राइम मिनिस्टर होने का मतलब नहीं, प्राइम मिनिस्टर डिराइव करता है अपनी तमाम पॉलिसीज का पार्लियामेंट से। वो पार्लियामेंट में कब डिबेट होगी? जब फैसला तो आपने पहले, अब पार्लियामेंट क्या उसके खिलाफ करे, तब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या होगी? यानी ऑपोजिशन आपका इस वक्त कहना यह है कि फर्द वाहिद जो है वो तमाम तर फैसले कर रहा है, पार्लियामेंट की मौजूदगी में ये सारी चीजें पार्लियामेंट के अंदर आकर डिस्कस करनी चाहिए। ये हुकूमती बेंच के ऊपर ये सवाल मैं रखूंगा फैजुल्लाह साहब के ऊपर। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पार्लिमानी सियासत की इस वक्त बात की जा रही है और पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। कैसर अहमद शेख, सेनेटर बहरामन तंगी और फैजुल्लाह कमोका साहब। फैजुल्लाह साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि फर्द वाहिद जो है इस वक्त फैसले कर रहा है पार्लियामेंट की मौजूदगी के बावजूद। हुकूमत अपोजिशन का इस वक्त ये इख्तिलाफ है, आप चीजें लेकर आए, डिस्कस करें। और दूसरा ये जानना चाहूंगा कि कल कौमी सलामती की मीटिंग भी है, पार्लियामेंटेरियंस को जो ब्रीफ किया जाएगा, क्या वजीर आज़म इमरान खान उसमें शिरकत करेंगे? क्योंकि पिछली जो ब्रीफिंग थी उसमें वो शरीक नहीं थे। जो जरा फोकस्ड कर दीजिएगा, प्रिसाइज जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, इस पे इमरान साहब मैं गुजारिश कर दूं, जो आप बात कर रहे हैं, अगर इमरान खान फर्द वाहिद वाली बात हो तो फिर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसमें क्यों दावत दें अपोजिशन को साथ बैठने की? उन्होंने साथ बैठने की दावत दी है
अब आपने जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो कल पार्लियामेंट्री फोरम के ऊपर एक जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इन कैमरा कॉन्फ्रेंस होगी और बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें तमाम पार्टीज को हुकूमत ने एंगेज किया है। स्पीकर हाउस ने, स्पीकर ऑफिस ने उसमें बड़ा अहम रोल अदा किया है और सारी पार्टीज जो हैं वो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के तहफ्फुज के लिए कल सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। ये बातें आगे चलेंगी तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ये फासले कम होंगे और जो चीजें, जिन चीजों के ऊपर डिफरेंसेस हैं वो अब मैं आज के मौके पर तो उसका जिक्र नहीं करना चाहता। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम तो एक अच्छी बात को आगे लेके चल रहे हैं। एक अच्छे जेस्चर को वजीर आजम जो है वो कल शिरकत करेंगे, उसमें कुछ उस पर अपडेट। मुझे वेरी फ्रैंकली चूंकि मैं उस सारे मैकेनिज्म का हिस्सा नहीं हूं, मुझे उसके बारे में कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं अपनी बात सिर्फ मुकम्मल करना चाह रहा था कि मैं असल में जब चीजों को शर्तों शराइत के साथ जोड़ दिया जाता है या जो मुल्क के अंदर अदालती निजाम हमारा काम कर रहा है उसके तहत अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमात चल रहे हैं तो अगर उनके साथ जोड़ दिया जाए कि हम तब इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बैठेंगे या हम कोई भी जो तरमीम है उनके ऊपर बात करने के लिए तब बैठेंगे, पहले केसेस की बात की जाए, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी नाइंसाफी हो जाती है। वो एक अलहदा से सिस्टम है, उसको चलने दें, ठीक है। वो एक अदालती निजाम है, एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट्स रही हैं। अगर किसी ने कोई गलत किया है तो वो अपने गलत किए का खुमियाजा भुगते, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं वक्त की जरा कमी है सर, वक्त की जरा कमी, तो मैं चाहूंगा तंगी साहब जो है उनका भी इसके ऊपर वाकिफ आ जाए। जी तंगी साहब। देखिए मेरी बात सुने, मेरे भाई ने कहा कि जो केसेस है और अगर हम बैठना चाहते हैं किसी इश्यूज पे या रिफॉर्म्स पे तो वो कहते हैं कि पहले इन केसेस को खत्म करें। बिल्कुल गलत। यही वो इन लोगों की और प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच है कि जब हम मुल्क की बात करते हैं, जब हम पार्लियामान की बात करते हैं, जब हम लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो सामने से जवाब आता है कि एनआरओ मांग लिया। खुदा का खौफ करे, एनआरओ की बात हम नहीं करते हैं। हम इस पार्लियामान की और इस मुल्क की बात करते हैं। अगर आपकी रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो हम बार बार आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहते हैं कि रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामान के माहौल को साजगार बनाना और तमाम अपोजिशन लीडर्स को ऑन बोर्ड लेना, तब ये मुमकिन है कि आप लेजिस्लेशन करें जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे मजबूत बन सकते हैं। हम ये बात करते हैं। हमने कब कहा है कि कुरैशी साहब का ये कहना है कि आपको एनआरओ देकर गिलानी साहब को पार्लियामेंट में लिया गया है। वो तो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो है वो हुकूमती वोट पड़े अब गिलानी साहब को। तंगी साहब नहीं, देखिए गिलानी साहब को मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करूं, 21 हमारे सेनेटर्स हैं और इसी तरह जो दिलावर खान साहब है वो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स थे। तो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स के साथ अगर दो जो फाटा के हिदायतुल्लाह खान हैं और हिलालुर रहमान साहब, ये तीन आजाद थे और उन तीनों का एक ग्रुप बन गया। अभी उन तीनों के साथ एक या दो आते हैं तो हमें यह हक नहीं है कि आपके ग्रुप में कौन कौन से पार्टी का आजाद है या बाप का है या मुस्लिम लीग नून का है। और दिलावर खान साहब मुस्लिम लीग नून का था लेकिन आजाद मुंतखब होके आया है, लेकिन वो मरियम नवाज की सियासत से नाराज है। वो कह रहे कि मैं मुस्लिम लीग की सियासत नहीं करता हूं, लिहाजा उनका ग्रुप आके उसने गिलानी को वोट दिया। तो इसमें हुकूमती वोट कहां से आ गए हैं? ये तो हम कहते हैं कि हमारे वोट ज्यादा थे, हमारे वोट अपोजिशन लीडर के थे, इसलिए हम मेजॉरिटी पार्टी थी और हमने पार्लियामान के फ्लोर से अपना हक इस्तेमाल किया। शेख साहब की तरफ आऊंगा। शेख साहब, जो अभी बात हो रही है, जो अभी बात की जा रही है आगे लेके चलने की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी है, आप एक कदम आगे बढ़ जाइए। एपीसी तो आप कर ही इसी उसके लिए रहे, आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से कर रहे हैं, आप दावत दे दीजिए हुकूमत को। एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कहीं नहीं लिखा कि उसमें हुकूमत नहीं होगी,
पीटीआई नहीं होगी, आप आगे बढ़ जाइए। नहीं, बिल्कुल इमरान, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूं ना, मेरे साथ बैठे हैं फैजुल्ला कमोका साहब, हमारी फाइनेंस कमेटी है, ये चेयरमैन है, 3 साल, ये पॉजिटिव थिंकर हैं, 3 साल से 21 मेंबर होते हैं, तमाम पार्टियों के मेंबर होते हैं ये जो स्टैंडिंग कमेटी में, तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो पॉजिटिव जो आप रखेंगे एप्टीट्यूड, तो क्यों नहीं इकट्ठे होकर बात कर सकते सब? हमने कई मामलात पे यूनानिमस डिसीजंस किए। तो इमरान खान साहब को पहले दिन से ये उनके जहन में था कि शायद हम आउट क्लास कर सकते हैं। एनआरओ कभी मांगा ही नहीं गया, और बार बार यही कहा जाता है कि एनआरओ मांग रहे हैं, और मिसाल किसी ने नहीं दी। आज बड़ा अच्छा, आज इमरान खान साहब ने जो बात की ना, एपीसी में बुला लीजिए और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात कीजिए। देखिए, आज इमरान खान साहब ने आज देखिए ना, उनको 3 साल बाद ये रियलाइज हुआ कि वो अकेले नहीं चल सकते, और जो पहले असेंबली का हशर हुआ, आपने देखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के दरमियान भी हमला हुआ। तो अच्छा है, रियलाइज अगर हो गया, हम सब मिलकर चलेंगे, क्यों नहीं? अगर ये जैसे आप बात कर रहे हैं, सर एपीसी ये कभी हो गया, एपीसी पे आगे बढ़ जाए ना। नहीं, बिल्कुल, ये सारी चीजें बिल्कुल वायबल और फीजिबल हैं। हम इस पे बिल्कुल डिस्कस करेंगे, और इस पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आगे बढ़े। शेख साहब और बैरामन तंगी साहब मेरे भाई हैं, मैं इनकी वसातत से, इनकी क़यादत को भी कहता हूं, किसी जो है वो अलग एपीसी की जरूरत नहीं है। खान साहब ने आज दावत दे दी है। स्पीकर साहब जो हैं वो सारे हाउस के स्पीकर हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी सरकर्दगी में ऑलरेडी एक इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से एक कमेटी बनी हुई है, उसमें सारी जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो सारे बैठ जाएं और पार्लियामेंट के फोरम पे बैठ के इन चीजों को डिसाइड करें। ये फैजुल्ला साहब, आप इस फ्लोर पे आप एक कमिटमेंट करके आप जाएं, कौम से कमिटमेंट करें कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को ये कहेंगे कि जो शहबाज शरीफ है वो अपोजिशन लीडर हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम की